अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो जारहाना पॉलिसी अपनाई जा रही है वो महज एक पर्दा लगता है, जिसके पीछे असल हदफ ईरान की हुकूमत और उसके निज़ाम का खात्मा है। यह हकीकत अब मजीद छुपाई नहीं जा सकती, वो भी ऐसे वक्त में जब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खुद इस बात की तरदीद कर दी है कि ईरान एटम बम बनाने के करीब है या उसने कोई ऐसा कदम उठाया है जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता हो। राफेल ग्रोसी इस हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह की वाज़ेह तरदीद के बावजूद अमरीका और इसराइल की बेचैनी, धमकियाँ और फौजी सरगर्मियाँ इस बात का सबूत है कि असल हदफ कुछ और है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग जैसे मोतबर अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट से मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला फिलहाल मुलतवी किया है, लेकिन इस इल्तवा की बुनियाद कोई अखलाकी जवाज़ नहीं, बल्कि ये उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह अमरीका और इसराइल के दावे की तरदीद कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एटमी हथियारों को बुनियाद बनाकर ईरान में हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब यूरोपीय ताकतें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा कल ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अब इन वज़राए ख़ारजा की ईरानी हम मनसब के साथ जिनेवा में होने वाली मुलाकात बज़ाहिर तो सिफारतकारी का एक अहम इक़दाम मालूम होती है, लेकिन इसका अंजाम भी माजी के मुज़ाकरात जैसा होने का इम्कान ज़्यादा है। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसराइल और अमरीका को यह बहाना मिल जाएगा कि वो कह सकें कि ईरान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। इसलिए अमरीका को भी इस जंग में कूदना पड़ा। अब इसराइल और ईरान में हुकूमत तब्दीली का तासुर इसलिए भी उभर रहा है क्योंकि साबिक ईरानी वली-ए-अहद रज़ा पहलवी भी ईरान में हुकूमत तब्दीली का इंदिया दे रहे हैं। दरहकीकत रज़ा पहलवी मगरिब नवाज शख्सियत हैं जिन्हें अमरीका और इसराइल की पुष्पनाही हासिल है। उनका एक हालिया बयान सामने आया है जिनमें उनका कहना है कि वो इक़्तिदार संभाल तैयार हैं। अब रज़ा पहलवी का यह बयान एक सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि वाशिंगटन और तेल अवीव का असल हदफ ईरान में रजीम चेंज है, ना कि एटमी हथियारों का खात्मा। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुश्तरका महाज बनाया जा रहा है। इसलिए तेहरान ने एक तरफ सफारती महाज पर लचक दिखाई है ताकि दुनिया के सामने अपनी पुरअमन पोजीशन वाज़े कर सके, और दूसरी जानिब अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम, अस्करी तैयारी और अवामी शऊर की बेदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान को इल्म है कि अगर मगरबी ताकतों की ये मुहिम कामयाब हो जाती है तो न सिर्फ उसका सियासी निज़ाम बल्कि खित्ते की जोग्राफियाई सूरत हाल भी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। यही वजह है कि ईरान इसराइल के आगे डट कर खड़ा है और बड़े पुरएतमाद होकर इसराइली जारहियत का मुकाबला कर रहा है, जिसका एतराफ़ रूसी सदर भी कर रहा है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं हमने ईरान को बार बार मदद की अपील की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसराइल के खिलाफ खुद लड़ेंगे। यानी ईरान ये जाहिर कर रहा है कि वो तनहा भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ सकता है और वो दिलेरी के साथ ये जंग लड़ भी रहा है। और आज ईरान ने इसराइल पर अब तक का बड़ा हमला किया है और इसराइली मीडिया ने बड़ी तबाही का एतराफ़ भी कर लिया है। ईरान ने पहली बार इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद इजरायली स्टॉक एक्सचेंज खंडर बन गई है और फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइल्स और बंकर शकन ड्रोन्स ने हेज़, तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, यरूशलेम, बेरशेबा और सहराए नकब में भी तबाही मचा दी है। सहराए नकब समेत कम से कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल्स गिरे हैं और अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक, जख्मियों की तादाद 838 तक जा पहुंची है। अब ईरान के इस हमले के वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करने की धमकी भी सामने आई है। बहरहाल अब ईरानी मिसाइल सजील 2 की बात की जाए तो ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक 2 मरहलों पर मुश्तमिल सजील 2 मिसाइल एक ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है। इसलिए इसमें ईंधन भरने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, जिसका मतलब है कि सजील 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयारी का वक्त कम हो जाता है। सजील 2 मिसाइल जो ठोस ईंधन के इंजन पर मबनी है, दूसरे ईरानी मिसाइल से मुकाबले में लॉन्च करने में ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ समझा जाता है और इसमें 500 से 650 किलोग्राम वजनी और वॉर हेड नस्ब है। ईरान ज़्यादातर मुल्क के मगरबी हिस्से से इसराइल पर फायर करता है, लेकिन सजील 2 की लंबी रेंज की बदौलत इसे मगरब की बजाय मुल्क के किसी भी इलाके में मौजूद अड्डों से लॉन्च किया जा सकता है। अब ईरान बहादुरी से अपनी जंग को लड़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप भी भरपूर यकजहती का इजहार कर रही है। आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह वज़ीर आला KP के अमीन गंडापुर ने भी ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमा इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इस मामले में बात करेंगे इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़ाहिर है इजरायली वज़ीर दिफा की धमकी जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल से मुताल्लिक़ है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। सिचुएशन तो एस्केलेट कर रही है, ये मामला किस जानिब जाते हुए देख रहा है? बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं या आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में बोला जा रहा है,
मैं समझता हूँ एक इंतहाई ऑफेंसिव स्टेटमेंट है, जिसके बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी ने आज इराक से एक स्टेटमेंट दी कि ये एक ऐसी रेड लाइन है कि ईरानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को इससे बड़ी तकलीफ हुई आयतुल्लाह खामनाई के बारे में जब ये बात की गई। उसकी वजह यह है कि लोगों की एक रिलीजियस पर्सनल अफिलेशन है आयतुल्लाह खामनाई की उस लीडरशिप के साथ, और ईरान के अंदर उनके लिए बहुत मोहब्बत है और इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, इसमें और कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मेरा ख्याल है कि जस्ट प्रोवोक करने के लिए दी गई है और ये बताने के लिए दी गई है ये स्टेटमेंट कि आपका हर बंदे को हम कत्ल कर सकते हैं, आपके हर बंदा हमारी रेंज के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया है खासतौर पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से, ये बेसिकली पैनिक क्रिएट करने के लिए बताया गया है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल पहले उनके मिलिट्री जनरल्स और साइंटिस्ट को हिट किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम साइंटिस्ट भी जो हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो भी हमसे कोई दूर नहीं है, अगर हम चाहें तो हम हमला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक बताया गया है कि ईरान अंदर से बहुत कमज़ोर है और हर बंदा हमारी रेंज में है। सो ये एक है, लेकिन जिसको लोगों ने बड़ा नापसंद किया। देखिए, इस वक्त प्राइमरी टारगेट और फोकस रिजीम चेंज नजर आ रहा है और बराह रास्त आयतुल्लाह खौमनाई को ये धमकी देना भी उसी सिलसिले की कड़ी नजर आती है। गुज़श्ता रोज यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा कि अगला हफ्ता इंतहाई डिसाइसिव होगा और ईरान जितनी ज्यादा देर करेगा उतना ज्यादा नुकसान उठाएगा, और फिर 60 रोज के अल्टीमेटम का हवाला भी दिया। तो क्या यूएस और फिर मुतज़ाद इत्तलात ऐसी भी हैं खुद यूएस से भी कि उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी है, बराह रास्त यूएस इसके अंदर जंप इन करेगा। तो आपको ऐसी कोई सिचुएशन उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट खुद इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल होगा? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकी सदर देखना चाहते हैं कि इजराइल क्या करता है। अगर तो इजराइल ने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा लिया, क्योंकि देखें इजराइल इस वक्त ईरान की जो सारी की सारी एयर स्पेस है उस पर इजरायली सुप्रीमेसी है, डोमिनेंस है इजराइल की। देखना यह है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो क्या करते हैं। अगर तो वो एक डेटरेंस रिस्टोर करते हैं, अगर तो वो ये पैगाम देते हैं इजराइल को कि जनाब हम आपको हर जगह पे हमला कर सकते हैं और नुकसानात होते हैं। देखिए, अभी तक 600 बंदे की ईरान में जान चली गई है, 23-24 लोग सिर्फ इजराइल में मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और जो जिस बेरहमी से और बेदर्दी से इजरायली हमले करते हैं और जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ईरान ने ऐसा नुकसान इजराइल का पहुंचाया तो हो सकता है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट इस जंग में ना आए और वो कहेंगे जी ठीक है, ये इजराइल खुद ही इसको अब के सीज फायर की तरफ हम ले जाते हैं। वो खुद ही स्टेटमेंट दे देंगे कि जनाब हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हम इस जंग को यहीं पे बंद करते हैं और अब हम हमले नहीं करेंगे। तो जारी बात है ईरान भी नहीं करेगा। तो वो देखेंगे कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसा आता है। लेकिन अगर ईरान का रिस्पॉन्स हल्का हुआ तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद भी आएगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, भले वो जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या बाकी हैं, वहाँ पे हमले करके फाइनल जो पार्टिंग शॉट डोनाल्ड ट्रंप खेलेंगे और कहेंगे कि देखें मैं वो अमेरिका का सदर हूँ जिसने ईरान जैसे बड़े थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मिडल ईस्ट को और अमेरिका और वेस्टर्न को वर्ल्ड को जो है वो ईरान के बारे से परेशानी होगा और ईरान अब कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना चाहते हैं। बट फर्स्ट दे वांट टू सी हाउ ईरान एंड इजराइल वर्क ऑन दिस वॉर, वो एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस असेसमेंट की बेस पे वो आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे इजराइल एंड ईरान आर नॉट अलोन। इसमें जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। एक तरफ तो यूएस है जिसने अपनी मानी खेज खामोशी को तोड़ा है और बरमला इजहार कर रहे हैं, बरमला ये बात कर रहे हैं कि वो इजराइल की बैक पे खड़े हुए हैं और ईरान को धमकियां भी लगा रहे हैं। तो रशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, रीजन के बड़े स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? आपको क्या लगता है, वहाँ से भी कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है या बिहाइंड द कर्टन्स कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा रहा है, या वहाँ भी खामोशी और सुकूत है और ईरान अकेला लड़ रहा है? देखिए, ईरान साहब, एक वर्ड होता है, टर्म होती है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये ईरान के वो दोस्त हैं जो अपने बेनिफिट्स देखते हैं और वो क्यों आएंगे ईरान की इस जंग में और वो क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रशिया असला सप्लाई कर सकता है, कितनी देर कर सकता है। वो अपनी एक एक्टिव जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है जिसमें पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ ऐसा होगा। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि रशिया और चाइना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। देखें, जब गज़ा पे हमला हुआ था तो उस वक्त जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी थे वो पूरे मिडल ईस्ट का दौरा करते थे। वो सऊदी अरब भी जाते थे, जॉर्डन भी जाते थे, यूएई, कतर, हर जगह जाते थे।
आज इतनी बड़ी जंग हो गई है, कौन सा दुनिया का लीडर है जो ट्रैवल कर रहा है ग्लोबल कैपिटल्स में इस जंग को बंद कराने में? क्या शी जिनपिंग साहब ने वांग जी साहब को ये कहा है कि आप जाएं इसराइल, आप जाएं ईरान, आप जाएं मिडल ईस्ट, आप जाएं अमेरिका और इस जंग को बंद कराएं, कुछ अपनी एफर्ट करें? खामोशी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग ईरान को खुद ही बंद करवानी पड़ेगी, और वो तब करवा सकता है जब ईरान वो खौफ डालेगा इसराइल के अंदर कि नहीं, हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अब उनके मिसाइल जो हैं उनकी रेंज तो हमारे तक है और वो रोज़ पहुंचते हैं, और अब वो मिसाइल लीथल होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर प्ले करेंगी, ना कि डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने आपको पता ऑलरेडी रोल प्ले कर दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ बुलंद कर दी। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। बाकी रशिया चाइना से तो नहीं मुझे कोई नजर आता है कोई लंबी चौड़ी उनको कोई मिलिट्री सपोर्ट या कोई ऐसी चीज। लास्टली डॉक्टर साहब, कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले भी आई लव पाकिस्तान जैसे कलमात अदा किए। उसके बाद एजाज़ समझा कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हो रही है, और ये अब ये जो बदले बदले सरकार नज़र आते हैं, ये लबो लहजा जो है यूएस को क्या चाहिए पाकिस्तान से? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, व्हाट आर दे अप टू सर? देखिए, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग की गई है भारत को, पहली बात तो ये है। देखिए, पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर ये जो मार्का हक हमने लड़ा, इसमें हम ने साबित किया कि हम ताकत रखने के बावजूद सीज फायर और अमन की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के किरदार को सराहा, और अमेरिका ने सीज फायर कराया और पाकिस्तान इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है। इंडिया कहता है नहीं, अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, उनका कोई रोल नहीं है, बिकॉज अगर वो मान जाए तो नरेंद्र मोदी साहब की जो सारी की सारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बेसिकली, एक तो इसको इस एंगल से देखा जाए। दूसरा, मैंने कहा जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है। इंडिया उस तरह अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो रशिया से तेल भी लेता है, चाइना से कारोबार भी करता है, और अमेरिका को ये भी कहता है कि जनाब हम जो है वो आपके भी पार्टनर हैं। अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे साथ मिलकर पिछले 20-22 साल इन्होंने बड़ा काम किया है। अभी फिर जो अमेरिका के माइकल कुरारा सेंटकॉम के चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में, तो अमेरिकी सदर तो पहले दिन से पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। वो भले कांग्रेस में इन्होंने थैंक यू पाकिस्तान कह दिया, उसके बाद उनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान से बात कर रही है। तो ये 6 महीने, ये देखिए पिछले साल 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए थे। ये अभी जून आया और 6वां महीना और पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल गए हैं, अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात हुई है। तो इसमें बहुत सारे जो लीडरशिप, हमारी लीडरशिप का भी रोल है, और बहुत सारा इसमें इंडिया की एरोगेंस और इंडिया का अमेरिका के रोल को ना एक्सेप्ट करना वो भी है, और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस भी हैं इस खिते को सेव करने में। पर्टिकुलरली ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का थ्रेट अमेरिका को इस खिते के अंदर मौजूद है, वो सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और आगे से वो यूरोप। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो फैक्टर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। इसी पॉइंट पर बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, व्हाट अमेरिका वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान, और रीजन के लिए कितनी, कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आलमी महाज पर पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर के साथ होने वाली मुलाकात है। और अब इस मुलाकात की तफसीर ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए जारी कर दी है। जारी एलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात की, जिसमें तिजारत और तवानाई समेत ईरान इसराइल तनाज़े पर भी बातचीत की गई। जारी एलामिया के मुताबिक अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के मौके पर हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और उसके अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम की चैलेंजेस समझने की कायदाना सलाहियतों और आलमी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की सलाहियतों को भी सराहा। आला सतह की इस मुलाकात में तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में भी दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। जबकि मुलाकात में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक इश्तराक और मुश्तरका मफादात पर मबनी तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों जानिब से ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटों से ज़ायद जारी रही, जिसमें सदर ट्रंप ने मुश्किल इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और फैसला कुन किरदार को सराहा। जबकि फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को मुनासिब मौका पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी। एलामिया के मुताबिक ये मुलाकात पाक अमरीका दरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने की कोशिशों में अहम संग मील है। अब अमरीकी सदर
ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बात करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भारत के खिलाफ जंग के किरदार को सराह रहे हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि भारत के साथ मैदानी जंग में न सिर्फ पाकिस्तान ने फतह समेटी है, बल्कि दुनिया पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बयानिया दुरुस्त है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को नज़रअंदाज कर रहा है और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बेरुखी पर अब देते हुए कहते हैं कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर टरखा दिया, जबकि उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लंच पर मुलाकात की। अब सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान से कुर्बतें क्यों बढ़ा रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात है, जिनमें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का अपनी खारजा ताल्लुकात में तब्दीली लाना शामिल है। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका की डू मोर के मुतालबे पर अमल करता था। वो अमेरिका के साथ कई जंगों में इसका इत्तेहादी भी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने खारजी ताल्लुकात में तब्दीली लाना शुरू कर दी है। ख़ासतौर पर चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बतों ने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के साथ धमकी आमेज़ लहजे की बजाय मीठी ज़बान में बात करे। ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान रूस चीन का एक ब्लॉक बन जाता है तो खित्ते में अमेरिका का असर रसूख कम होगा। ईरान पर जंग मुसल्लत करने की वजह भी इस बात को करार दिया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल को यह खदशा लाहक है कि अगर ईरान को कमज़ोर ना किया गया तो फिर रूस चीन और ईरान मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बना लेंगे, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। अमेरिका चीन के खित्ते में बढ़ते हुए असर रसूख से भी खौफजदा है और पाक भारत जंग में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद अमेरिका पर यह हकीकत खुल चुकी है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका की उस तरह से ज़रूरत नहीं है जैसे अमेरिका को पाकिस्तान की है। क्योंकि हालिया दिनों में नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन, जिसमें यह तय किया गया कि सी पैक को अफगानिस्तान तक वसअत दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में चीन का असर रसूख अफगानिस्तान तक भी बढ़ जाएगा और ये बात किसी सूरत अमेरिका को हज़म नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका आलमी ताकत के तवाज़ुन में अपना किरदार बरकरार रखना चाहता है और इस वजह से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में नहीं जाने देना चाहता। इसलिए अमेरिका ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि खित्ते में स्ट्रेटेजिक मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। साथ ही अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की मदद दरकार है। अमेरिका के अफगानिस्तान में मफादात जुड़े हुए हैं और ये मफादात पाकिस्तान के बगैर पूरे करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ नरम और दोस्ताना लहजे में बात कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की कई सतह पर मदद दरकार है और इस ताउन की एक वाज़ेह मिसाल 2020 में होने वाला दोहा पीस एग्रीमेंट है। इस वाहिदे के दौरान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान क़यादत को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया, बल्कि उन्हें कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सफारती तौर पर फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा माहिदे का मकसद अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी इनखिला, तालिबान की जानिब से दहशतगर्द ग्रुप से लाताल्लुकी और अफ़गान हुकूमत के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ था। ये सब उस वक्त मुमकिन हुआ जब पाकिस्तान ने अपनी सियासी और खुफिया सफारती कोशिशों के ज़रिए तालिबान पर असर रसूख इस्तेमाल किया। इसलिए अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गान अमन अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता है। दोहा मुआहिदा इस हकीकत का अमली सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में न सिर्फ एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी है, बल्कि अमन के क़याम में एक नागुज़ीर शराकतदार भी है। फिर इसी तरह ईरान के मामले पर भी अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। जैसा कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान अमेरिका के लिए कई अहम पहलुओं से एक कलीदी किरदार अदा करता है। सबसे पहले पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत ईरान के पड़ोसी के तौर पर उसे अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाती है, जबकि अमेरिका की ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात महदूद रखे, ख़ासतौर पर तवानाई के शोबे में, जैसे पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा, जिस पर अमेरिका ने हमेशा एतराज़ किया है। इसके अलावा अमेरिका को खदशा रहा है कि कहीं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी अस्करी रवाबित खित्ते में अमरीकी मफादात के खिलाफ न जाएँ। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के असर रसूख से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन इन पहलुओं के अलावा अब एक अहम पहलू ये भी है कि इसराइल और ईरान में जारी कशीदगी में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ईरान इसराइल कशीदगी में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को दुनिया से बेहतर जानता है। अब इसी तरह अमेरिका के पाकिस्तान के साथ माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स का शोबा अमेरिका के लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की एक बड़ी तादाद अमेरिका को बरामद की जाती है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी शराकतदार है, जो पाकिस्तानी मसनूआत ख़ास तौर पर कपड़ा, चमड़े की अशिया,
खेलों का सामान और ज़रूरी मसनूआत दरामद करता है। फिर अमरीकी कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी भी अहम है। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स में भी अमरीका मुमकिन सरमायाकारी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल मनसूबे में अमरीका को सरमायाकारी की दावत दे रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन भी अमरीका के लिए अहम है, क्योंकि वो वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ती की मंडियों तक रसाई में मदद दे सकता है। अमरीका इन तमाम तजारती रवाबित को स्ट्रेटेजिक तौर पर देखता है ताकि खित्ते में अपने सियासी और इक़्तिसादी असर व रसूख को बरकरार रखे। इस तरह पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात सिर्फ इक़्तिसादी ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत भी रखते हैं। अब ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अमरीका की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है। और इसी पैराए में डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बिलाशुबा पाकिस्तान की न सिर्फ सिफारती जीत है, बल्कि ये मुलाकात ये पैगाम भी दे रही है कि पाकिस्तान की अहमियत को किसी भी सतह पर कम नहीं किया जा सकता। और इस आम मुलाकात पर तो दुश्मन मुल्क भी तारीफ़ कर रहा है। रॉ के साबिक चीफ एस दिलत कहते हैं कि ईरान इजराइल मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, उन्होंने मशवरा दिया होगा। बहरहाल अब मुल्क के अंदर भी फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और फैसल वोडा भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के भारत के खिलाफ और मुल्की माशी किरदार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जजेस ट्रांसफर केस का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है। इस फैसले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया दिनों जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पे न सिर्फ अदालती हलकों में एक नई बहस जन्म ली, बल्कि इस बहस ने अदलिया के अंदरूनी नज़्म व नस्क़ पर भी सवालात उठाए। ख़ासतौर पर हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से इन तबादलों को चैलेंज किए जाने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत जजेस की तकर्री और तैनातियों को दुरुस्त करार दिया गया है। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का ट्रांसफ़र आइन और कानून के मुताबिक है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का ट्रांसफ़र दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि जजेस ट्रांसफ़र को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया है। अक्सरियत फैसले में कहा गया है कि जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहा है। सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर ममलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। फैसले के मुताबिक सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार किसी कानून से मशरूत नहीं है। कानून का कोई सेक्शन आर्टिकल 200 के इख्तियार को सुपरसीड नहीं कर सकता। आर्टिकल 200 में जजेस के तबादले का पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। फैसले के मुताबिक जज अगर रजामंद ना हो, रजामंदी ना दे, तो तबादले का अमल वहीं ख़त्म हो जाता है। जज की रजामंदी के बाद चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत कायम में कहा गया है। जजेस के ट्रांसफ़र से अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तबादले को तस्लीम करना या मुस्तरद करना अदलिया के हाथ में। अक्सरियती फैसले में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 200 की झेली शक 1 के तहत सदर पाकिस्तान को जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने के जो इख्तियारात हासिल हैं, वह इनके आर्टिकल 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत में जजेस की तकर्री के लिए अदालती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ हैं। फैसले के मुताबिक ये दोनों अलहदा शकें हैं जो मुख्तलिफ हालात और नकात से मुख्तलिफ हैं। ये ना एक दूसरे पर सबकत रखती हैं और ना ही एक दूसरे को ख़त्म करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत बात हो रही थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुद अदालती चाराजोई। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, वो फ़ैसला जिसका इंतज़ार था बिलाखिर वो फ़ैसला आ गया है और उसके मुताबिक जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिन्होंने रुजू किया था, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और रिमांड बैक किया है प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो पहले भी सदर की सवाबदीदी इख्तियारात थे आर्टिकल 200 के तहत, अब भी हैं और मामला तो ऐसे ही चलेगा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है हमारा, वहाँ बड़े केसेस होते हैं नौयत के वहाँ। उसमें देखिए उन्होंने, ये 6 जजेस थे जिन्होंने शिकायत की थी कि उनके काम में इंटरफेरेंस होती है, और वो उन्होंने चीफ जस्टिस, पिछले चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था, वो मामला भी उठा लेकिन उस पर फैसला नहीं आया। उसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए ये 3 जजों को ट्रांसफ़र किया गया लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलोचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को, जो एक एडिशनल जज हैं अभी इस वक्त। तो इन 5 जजों, पूरा जो बैकग्राउंड है इसका ये है कि क्योंकि अगर जस्टिस आमिर फारूक जो थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जब ये लोग वहाँ ट्रांसफ़र होके आए तो उन्होंने इनको सीनियरिटी दे दी और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए जस्टिस डोगर, और वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में वो 15वें नंबर पे जज थे।
तो अब देखिए जो इन लोगों ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि देखिए जो चैलेंज का उनका चैलेंज क्या था, इन जजों का चैलेंज ये था कि सीनियरिटी एक तो गलत है, और ये ट्रांसफर जो है, ये ट्रांसफर परमानेंट नहीं हो सकता, ये टेम्पररी होता है। यही सवाबदीद है सदर की। अगर ट्रांसफर होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में एक जज, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए आपको आर्टिकल 175A को इस्तेमाल करते हुए अपॉइंटमेंट करने चाहिए जजेस को। ये आर्गुमेंट हुआ, लेकिन अक्सरियती फैसले ने इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा कि देखिए 4 चीजें जरूरी होती हैं ट्रांसफर के लिए। उसमें सदर होते हैं, उसमें वो जज, कंसर्न जज होता है जो कंसेंट दे के मैं ट्रांसफर होना चाहता हूँ, और दोनों चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जहां वो ट्रांसफर हो रहा होता है, जिस हाई कोर्ट से वो ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये सब चीज जब हो जाती हैं, और आर्टिकल 200 जो है वो स्टैंड अलोन है, मतलब कि वो डिपेंडेंट नहीं है 175 में, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर है। लेकिन जो मेन मुद्दा था कि वो परमानेंट है या नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए उन्होंने उसको कलअदम नहीं किया, वो जो नोटिफिकेशन था ट्रांसफर का, और सदर के सवाबदीद पे छोड़ दिया, और पार्शियल रिमांड कर दिया कि इसको टू द सदर के जी इनकी सीनियरिटी आप इंटरसी तय करें। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि जो आम तरीके में एक हाई कोर्ट के अंदर जो इंटरसी सीनियरिटी होती है जजों की, उसका इख्तियार चीफ जस्टिस, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। क्योंकि ये इंटरसी सीनियरिटी नहीं है, 3 ट्रांसफर जजेस आए में हैं और बाकी वहां के जजेस हैं इस्लाम हाई कोर्ट को, ये सवाबदीद सदर की होगी। इसका भी देखना होगा कि ये इसका लीगल नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। सिर्फ सदर ममलिकत को ये, जैसे आपने कहा, पार्शियल रिमांड बैक किया, तो ये उनके इख्तियारात हैं। अब वो सीनियरिटी को कैसे तय करेंगे, क्योंकि उन पे छोड़ा है ये इस फैसले में। देखिए वो सीनियरिटी को देखिए, जब आप देखिए मेन मकसद क्या था, मेन मकसद था कि जो आप देखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला एक और भी है जो माइनॉरिटी जजेस का है। 2 जजेस, जस्टिस अफगान ने और जस्टिस शकील अहमद ने जो दिया, उन्होंने कहा ये सारी एक्सरसाइज मेलाफाइडी थी, यानी बदनीयती पे मबनी है। आप देखिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा ये उन 5-6 जजों ने शिकायत की, उसके था इनको यहाँ ट्रांसफर किया, परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो नोट आ गया, आपने शायद देखा हो माइनॉरिटी जजेस का। उसके उन्होंने कहा कि जी ये 200 जो है, 200 आर्टिकल 200 सब क्लॉज 1 और 2 को साथ पढ़ना होगा आपको। और ये परमानेंट, ये टेम्पररी ट्रांसफर होते हैं, और जब टेम्पररी ट्रांसफर होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ 175 जो आर्टिकल का है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है वो अपॉइंट करे, तो हैंस ये गलत है। फिर उनका इसको मद्देनजर रखते हुए जो सारे क्योंकि उन्होंने जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको तो चीफ जस्टिस उनको बनाना नहीं था, तो लेकिन अब तो वैसे भी 3 सीनियर जजों में होता है कि अब जो 26वीं तरमीम के बाद के 3 सीनियर जजों में से फैसला करना होगा कौन चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का। अब ये सारा बात है कि सदर इनको लाया गया, इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया, और अक्सरियती फैसले में ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ही रहेंगे जब तक सदर साहब डिसाइड नहीं कर देते, फैसला नहीं कर देते कि ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल। अब इनको सीनियरिटी जो मुझे नहीं लगता कि सदर मुमलिकत जो है वो उस बात से इख्तिलाफ करेंगे जो पिछले चीफ जस्टिस ने इनको सीनियरिटी दी थी। तो यही रहेंगे, मेरा ये व्यू है कि इस तरह से ये रहेंगे। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आई हैव टू क्विक शॉर्ट ब्रेक। आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले के ऊपर बड़ा डिटेल से उन्होंने अपना जो है वो व्यू पॉइंट दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद शिकंजा कसने जा रही है, क्योंकि अब हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2025 के जरिए FBI को नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए गैर मामूली इख्तियारात दे दिए हैं। अब टैक्स नेट से बाहर रहने वाले अफराद के लिए सिर्फ नोटिस आना या जुर्माना लगना मसला नहीं रहा, बल्कि FBI के इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स को इख्तियार हासिल हो चुका है कि किसी भी गैर रजिस्टर्ड फर्द के बैंक अकाउंट्स तहरीरी हुक्म के जरिए बंद करा सकते हैं। ये इकदाम नए फाइनेंस बिल के तहत की गई कानूनी तरामीम के नतीजे में सामने आया है, जिसमें 2 नई शिकें शामिल की गई हैं, जिनमें 14AC और 14AD शामिल हैं। इन शिकों के तहत न सिर्फ ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जा सकेगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन से गुरेज करने वालों पर बराह रास्त मालियाती कार्रवाई भी मुमकिन हो सकेगी। अब अगर कोई फ़र्द सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का अहल है मगर जानबूझकर ऐसा नहीं करता, तो FBI का मजाज अफसर या इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर अपनी तहकीक की बुनियाद पर इसे खुद रजिस्टर कर सकता है, और इस अमल में मुतल्लिका शख्स की रजामंदी या अदम रजामंदी की अब कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। शेक 14 सबसे सख्त शेक वो है जिसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर फर्द के बैंक अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम है FBI का, देखना है कि इसमें कितना कामयाब होते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।